चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और मैं आपके साथ अकाउंट्स का बेस लेके चल रहा था। मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कशन करी थी और मैं आज आपके साथ फिर एक नई चीज पे चल रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको क्यूमुलेटिव पढ़नी पड़ेंगी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ अब, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट मीन्स हर चीज का हम थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर ले रहे हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का भी थोड़ा बहुत देखा, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात चल रही है कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था अकाउंट्स के अंदर दो ही चीजें मिलेंगी आप। एक मैंने बताया था अकाउंट्स के अंदर आपको मिलेंगे कीवर्ड्स, और हम आपके साथ डेली क्लास के अंदर कुछ नए कीवर्ड सीखते हैं। और मैंने कहा था अकाउंट्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे। कुछ क्या मिलेंगे, रूल्स। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, ऐसे अकाउंट्स में भी कुछ रूल्स होते हैं। और सेट ऑफ रूल्स, अगर हम रूल्स का एक सेट बना लें, एक बॉक्स बना लें, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन बनाता है, दिस इज मैन मेड। मीन्स भगवान ने नहीं बनाए, हमने ही बनाए हैं, मैन मेड प्रिंसिपल्स। ये आपको इजी रहेंगे लैंग्वेज लिखने में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, मैन मेड होते हैं। और ये जो रूल्स होते हैं, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, दिस इज जनरली accepted जनरली accepted by all entities। मैं आपको आराम से लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ। ऑल एंटिटीज का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ऑल काइंड ऑफ बिजनेस। जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल एंटिटीज इन इंडिया। इसका मतलब सर अभी जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं 11th क्लास के अंदर, तो आप सिर्फ इंडिया के अकाउंट्स पढ़ रहे हो। मैं आपको धीरे धीरे करके आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर किस तरह से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कभी टाइम मिला तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। यानी सर ये जितने भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। वो रूल्स क्या है, जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल एंटिटीज, ऑल बिजनेसेस इन इंडिया। इंडिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, सब में एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। अब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मैंने आपके साथ एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था। मैं आपको बताता हूं मैंने आपके साथ कौन सा प्रिंसिपल डिस्कस किया था। मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं बिजनेस एंटिटी। हमने ऐसे ही पढ़ लिया था, बट बिजनेस एंटिटी क्या है, एक प्रिंसिपल है। बिजनेस एंटिटी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी का मतलब सेपरेट बिजनेस एंटिटी। आप सब बच्चों को याद होगा बिजनेस क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। फटाफट, यानी सर ये वाला प्रिंसिपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बिजनेस एंटिटी मतलब सेपरेट बिजनेस एंटिटी, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, और जो बिजनेस का ओनर होता है वो एक अलग एंटिटी होता है। तो ये वाला हम प्रिंसिपल कर चुके हैं। सेकंड प्रिंसिपल, एक हमने पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब हमने पढ़ा था डबल डबल एंट्री सिस्टम। याद करो, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में यही बताया था, हर चीज की मिनिमम, बेटा मिनिमम कितने इफेक्ट्स होते हैं, मिनिमम होते हैं दो इफेक्ट्स। उसको कौन सा प्रिंसिपल बोला जाता है, उसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट। तो हम अपनी नॉर्मल क्लासेस में ये पढ़ रहे थे, और ये एक चैप्टर भी है आपका। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर ये किस चैप्टर की बातें हैं, तो आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर थर्ड है, जहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, और हम अपनी नॉर्मल क्लासेस में ये प्रिंसिपल कर चुके हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास टीएस ग्रेवाल सर की ही बुक है, और उसी बुक में से एक बार हम देखते हैं।
प्रिंसिपल्स एक बार फटाफट एक बार गो थ्रू करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में, जितना अभी तक आपने मेरे साथ पढ़ा है। टीएस ग्रेवाल सर का चैप्टर नंबर है 3rd। ये है आपका चैप्टर नंबर 3rd। और इसके अंदर मैं इसके अंदर आपको पहले इसको इनलार्ज करता हूं जरा। फर्स्ट पेज पे ही आपको देखो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और इनलार्ज कर देते हैं। ये देखें, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चैप्टर 3rd के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रिंसिपल्स हैं आपके साथ। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आपके साथ पढ़ा फर्स्ट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी मतलब बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, ये मैं आपके साथ पढ़ चुका हूं। फिर हमने एक ये भी पढ़ लिया, डुअल एक्सपेक्ट। इसका एक और नाम होता है डुअलिटी, और एक और नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम। में थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए। तो आप ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आपके साथ जो स्टार्टिंग की 10 क्लासेस लूंगा उसके अंदर हम सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा सा बेस कवर कर लेंगे, जिससे हमें इजी रहेगा बाकी सारे चैप्टर्स करने में। तो हम आपके साथ बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 2 प्रिंसिपल्स ये रहे। ये वाला प्रिंसिपल भी मैं आप बच्चों को बता चुका हूं। क्या लगता है दोस्तों, आपको पढ़ के क्या लगता है? मनी मेजरमेंट। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बताना चाहेगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज वर्ड मनी मेजरमेंट? क्या लगता है? जल्दी जल्दी कोशिश करें बेटा, आप कोशिश करें और मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैं फटाफट वेट कर रहा हूँ। आपका एक और प्रिंसिपल आ गया, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब, अब 2 बच्चों ने आंसर दे दिया है, पहले हम उनका आंसर देख लेते हैं। बेटा नाम से पता लग रहा था, ओनली थिंग्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी आर कंसिडर्ड। वेरी गुड कशिश सचदेवा। और बेटा कोई और? नाम से साफ पता लग रहा है सर, जिन चीजों को आप मनी में मेजर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। मनी मतलब आप इंडिया में पढ़ रहे हो तो रुपीस। जिस चीज को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो उस प्रिंसिपल को बोला जाता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताया था कि एक बिजनेस है, मैंने शायद बताया था एक शू शॉप है। मैं फटाफट रिकॉल करा देता हूं आप बच्चों को। एक शूज की शॉप है, और इस शू की शॉप के अंदर मैनेजर मैनेजर और जो लेबर है, इन दोनों के बीच में क्या हो गई है? लड़ाई। मैनेजर वर्सेस लेबर। तो इनके बीच में जो फाइट हुई है, ऑफ कोर्स फाइट की वजह से नुकसान तो होगा ही होगा, बट आप उस नुकसान को मनी में मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन है आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो सर ये बोलता कौन है? ये मैं नहीं बोलता, ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो होप आपको याद आ गया होगा, हमने ये डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, और वो क्या लिखा है? वो लिखा है अकाउंटिंग पीरियड। ये देखते हैं सर अकाउंटिंग पीरियड क्या चीज होती है। बेटा मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चल रहा हूं। एनी डाउट सो फार? फटाफट यस और नो में आंसर दिया करो। बेटा यस नो में आंसर मैं इसलिए पूछता हूँ जिससे आप एक्टिव रहो। कुछ बच्चे ऑन करके सो जाते हैं। जल्दी जल्दी बताएं, मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चल रहा हूँ। एज सो फार एनी डाउट्स? उत्कर्ष, कशिश अरोड़ा, मानसी, आतिश जैन। बेटा बाकी सारे, छवि, निधि, जल्दी जल्दी आंसर देंगे फटाफट। तुष्टि, चलिए ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर आ गया है। हमारे पास 4th प्रिंसिपल आ गया। हमने मजाक मजाक में 3-4 प्रिंसिपल्स भी आपके साथ कर लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड। बेटा ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है? एक तरह से सेट ऑफ रूल्स हैं। इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है।
कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, मैं आपको बताऊं। हमारे इंडिया में एक होता है कैलेंडर ईयर। छोटी छोटी बातें आपको अकाउंट्स में हमेशा याद रखनी है। एक होता है कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर ईयर आप सब जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी यहाँ पे आपको याद करा देता हूँ। हमारा कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल जनवरी 2020, 2020 का जनवरी है। जल्दी बताओ एंड कब होगा फ्रेंड्स, एंड बताओ। दिसंबर, ईयर बताओ कौन से ईयर होगा। इट मीन्स 2020 में ही स्टार्ट होता है और 2020 में ही एंड होता है, इसे कहते हैं कैलेंडर ईयर। और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का होता है हमारा कैलेंडर ईयर। एक और अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एक और तरह का ईयर है जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। ये है फाइनेंशियल ईयर। वेरी गुड नकुल चावला, कुछ बच्चों को पता है। बेटा फाइनेंशियल ईयर ध्यान से देखें, फाइनेंशियल ईयर भी आतिश जैन, वेरी गुड। फाइनेंशियल ईयर भी 12 महीने का होता है, यानी सर ये भी 12 महीने का होता है, ये भी 12 महीने का होता है, मगर ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। मान लेते हैं 2020, बहुत ध्यान से देखना, स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020। अगर आप यहां से 12 महीने काउंट करो, 1 अप्रैल से 12 महीने काउंट करो, तो ये 12 महीने पता है कब खत्म होंगे दोस्तों, ये खत्म होंगे 31 मार्च। और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, ईयर पता है कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। 20 से स्टार्ट होगा, आप यहां से 12 महीने कैलकुलेट करें तो 12 महीने अगले साल पहुंचेंगे 2021 में, 31 मार्च। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। यहाँ भी 12 महीने हैं, यहाँ भी 12 महीने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पीरियड में, वेरी गुड उत्कर्ष, उत्कर्ष ने डेफिनेशन भी बता दी। जिस पीरियड में, यानी ये जो पीरियड है 12 महीने का, जिस पीरियड में आप अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, कौन सी ट्रांजैक्शंस, मैंने आपको बताया था कौन सी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जिस पीरियड की बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पीरियड को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग पीरियड। जैसे यहाँ पे 12 महीने क्या है, तो इससे बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे सिर्फ इस पीरियड की, इससे बाहर नहीं जाओगे आप, सिर्फ इस पीरियड को लेना है। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ ध्यान से। अकाउंटिंग पीरियड दोनों होते हैं, बट दोस्तों इंडिया के अंदर, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, इंडिया के अंदर ये वाला फाइनेंशियल ईयर यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर यूज किया जाता है एज अकाउंटिंग ईयर, एज अकाउंटिंग ईयर। तो जब भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आप समझ जाना अकाउंट्स के अंदर और इंडिया के अंदर कौन सा ईयर यूज किया जाता है। मैं भी बताऊंगा बेटा, कशिश सचदेवा बताएंगे अभी अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अभी आप इतना समझें कि अकाउंटिंग ईयर, इंडिया के अंदर अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो हमेशा हम इसकी बात करेंगे, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो बाहर की कंट्रीज हैं, अब्रॉड की जो कंट्रीज हैं, जैसे मेरे पास अभी होपफुली नेक्स्ट क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं कुवैत के, एक बच्चा है साउथ अफ्रीका का। तो बाहर की कंट्रीज के अंदर, अब्रॉड के अंदर, जब मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूं तो अब्रॉड के अंदर कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है। तो आपने अभी इंडिया में है, इंडिया में कौन सा करेंगे, फाइनेंशियल ईयर। अब डेफिनेशन क्या हुई, मीनिंग बता दिया, कैलेंडर ईयर बता दिया, फाइनेंशियल ईयर बता दिया। नॉर्मली ये चलता है, आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं अकाउंट्स का, क्योंकि हम अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं 11th क्लास में। मुझे एक बात बताएं, ये ईयर मेरा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल। बेटा डाउट्स के लिए अभी मैं अनम्यूट करने दूंगा आपको, एक बार टॉपिक खत्म कर लूं फिर हम डाउट पूछेंगे। ये ईयर स्टार्ट हुआ है मेरा 1 अप्रैल 2015। आप बताएंगे ये ईयर एंड कब होगा। बेटा सारे बच्चे मुझे बताएं ये ईयर एंड कब होगा।
जल्दी जल्दी बताएंगे ईयर एंड कब होगा। मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों को, ईयर एंड कब होगा ये। सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं और मैं अपना आगे देख रहा हूँ इसके अंदर। बेटा ये ईयर एंड होगा 31 मार्च को, मगर ईयर कौन सा होगा, ईयर होगा 2016। वेरी गुड। और ये होता है नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर, और आपके अकाउंट्स में क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग ईयर, बिकॉज हम कहाँ पे हैं, इंडिया के अंदर है। वेरी गुड संजू। और मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें कराता हूँ, अब जरा थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। ये दोस्तों आपके साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे हम आ गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं, अभी जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया है ये रहा, ये है हमारे साथ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अब इसके अंदर हम आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताते हैं, इसके अंदर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जैसे हम इसमें लिख देते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती हैं बिजनेस की। जैसे यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग पीरियड क्या है, इट इज एन इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम जहां पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो, अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। तो इसके अंदर आपकी सारी क्या आ जाती हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। मैं थोड़ा सा और इसके अंदर दिखाता हूं आपको। हमने अभी एक और प्रिंसिपल पढ़ा था, ये था हमारे साथ ये वाला प्रिंसिपल, फर्स्ट अकाउंटिंग एंटिटी, इसका मतलब था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये भी मैं आपको बता चुका था इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें ये बताया जाता है कि सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड की जाती हैं, बाहर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं की जाती। हमने ये भी डिस्कशन कर लिया। एक बच्चे का डाउट था, मैं आपको, हमारे पास दो डाउट्स आए हैं, दोनों ही वैलिड डाउट्स हैं, उन दोनों डाउट्स को ले लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपने सर 1 अप्रैल से ही क्यों स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन ये है कि सर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही क्यों स्टार्ट हुआ। मैं आपको पहले बता देता हूं, ईयर हम कभी भी स्टार्ट कर सकते थे। हम 1 अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकते थे, हम चाहते तो 1 मई से भी स्टार्ट कर सकते थे, और हम चाहते अगर तो शायद 30 जून से भी स्टार्ट कर सकते। बट क्वेश्चन ये है, अगर इंडिया के अंदर सारे लोग अलग अलग ईयर स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है, पीछे एक लाइन पढ़ते हैं जरा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने एक लाइन बोली थी कि इसके अंदर जो रूल्स होते हैं जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल एंटिटीज, यानी इंडिया में जितने बिजनेस हैं वो एक ही रूल अप्लाई करेंगे। तो इन सब ने डिसाइड किया, इसके पीछे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इन्होंने डिसाइड किया सब ने कि हम अपना ईयर मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल में ही स्टार्ट होगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 अप्रैल में क्यों स्टार्ट किया। मैंने भी किसी टीचर से पूछा था कि सर 1 अप्रैल क्यों, क्योंकि कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उन्होंने मुझे बताया था, अगर आप में से किसी को पता हो बेटा, अपने पेरेंट्स से आप पूछेंगे, हिंदी का भी एक कैलेंडर आता है, हिंदी का भी एक कैलेंडर आता है, और वो जो कैलेंडर होता है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, बट अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे हिंदी का कैलेंडर 1 अप्रैल से आता है। तो शायद शायद यही चीज इन्होंने अकाउंट्स में यूज कर ली। बट मैं अगेन आपको बताऊंगा, जो चीज एक बार फाइनल हो गई वो हर जगह सारे बिजनेस में एक जगह एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 जून फाइनल होता तो हर जगह 30 जून ही लिया जाता। तो बेसिकली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हिंदी का कैलेंडर है एक एग्जाम्पल, बाकी मैंने आपको बता दिया। डिसीजन है
ये डिसीजन लेता कौन है दोस्तों? ये डिसीजन कौन लेता है? ये है एक और क्वेश्चन बच्चे का। कह रहे सर ये डिसीजन कौन लेता है? मैं आपको बता देता हूँ। ये डिसीजन लेता है हमारा सीए का इंस्टीट्यूट। ये भी आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सीए का इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करता है कि 1 अप्रैल ही क्यों लिया गया फाइनेंशियल ईयर, 1 मई क्यों नहीं लिया गया, 30 जून क्यों नहीं लिया। तो मैंने आपको 1 अप्रैल का रीजन बता दिया। अब मेरा एक और क्वेश्चन, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन मैं जनरली डिस्कस करता हूँ 12th क्लास के अंदर, बट आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड की, अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिस टाइम इंटरवल में, जिस टाइम इंटरवल के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जिस टाइम इंटरवल में आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसको बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा, तो हमने स्टार्ट करा, मान लेते हैं हमने 1 अप्रैल 16 को बिजनेस स्टार्ट किया। आपको पता है ये ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च को। बट बेटा आपको बताएं फॉर एग्जांपल 19 ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट किया था बट बिकॉज ऑफ कोविड उनको अपने बिजनेस बंद करने पड़े। और मान लेते हैं बिजनेस बीच में ही बंद करना पड़ा, बीच में मान लेते हैं हमारी डेट आगे कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया 31 अक्टूबर। तो दोस्तों अगर बीच में ही आपका बिजनेस बंद हो गया तो आप देखें, जब बीच में ही बिजनेस बंद हो गया है तो आपकी ट्रांजैक्शन सिर्फ इस पीरियड की होंगी। अब ये पीरियड कितने मंथ्स का है आप चेक करें। 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर को आपका बिजनेस बंद हो गया, कितने मंथ्स हो गए जरा एक बार बताएं मुझे सारे बच्चे, कितने मंथ्स हुए हमारे यहाँ पे? फटाफट फटाफट बताएं कितने मंथ्स हो गए। 1 अक्टूबर से लेके 31 अप्रैल से लेके, बेटा ध्यान से बताएं, आप कुछ बच्चों ने मंथ्स गलत कैलकुलेट करें। अगर हम 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर काउंट करें तो हमारे पास होते हैं 7 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी पूरा, तो हमारे पास हो गए 7 मंथ्स। तो हम ये बोलेंगे बिकॉज ऑफ कोविड आपको बिजनेस बंद करना पड़ा, तो आप अपनी ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने टाइम की रिकॉर्ड कर सकते हो, सिर्फ 7 मंथ्स की। तो 7 मंथ्स इज माई फाइनेंशियल ईयर, इट्स माई अकाउंटिंग ईयर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कम वाले पीरियड का। जब आपने इतना डिटेल में पूछ ही लिया है तो मैं चाहता हूं फिर आप 12th की भी बात अभी समझ लें। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर हम अपना बिजनेस, फॉर एग्जांपल हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 1 नवंबर को, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं अपना बिजनेस अप्रैल में ही स्टार्ट करूं। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 नवंबर। मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकली, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं। दोस्तों हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था और वो इंस्टीट्यूट ओपन किया था 1 सितंबर 2015 के अंदर। ये मैं अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था मैंने 5 सितंबर। आप सोच सकते हो व्हाई 5 सितंबर आई चूज, एनीवन हैविंग आइडिया? हमने बिजनेस स्टार्ट करा अपना 5 सितंबर को, व्हाई 5 सितंबर? बेटा किसी को पता है 5 सितंबर को क्या होता है? वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है, वेरी गुड। तुष्टि सचदेवा, कशिश अरोड़ा, समीक्षा जैन, सिया गुप्ता, वेरी गुड एवरीवन। अच्छा आप सब बच्चों को पता है। बेटा जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है। और अगर आपने 3 इडियट्स की मूवी देखी है, 3 इडियट्स की मूवी, तो 3 इडियट्स की मूवी पे वो जो आमिर खान होता है वो सब ऊपर चढ़ जाते हैं टंकी पर, और टंकी पर वो लिखता है चतुर 5 सितंबर। तो टीचर्स डे होता है, इस दिन हमने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा। बट सर ये जब हमने स्टार्ट तो कर लिया,
बट ये हमारा पता है हमें बंद कब करना पड़ेगा, बंद इन द सेंस हमारा ईयर कब खत्म होगा। ध्यान से देखना, पहला साल पता है कब खत्म होगा, बेटा गलती नहीं करना। 5 सितंबर के बाद मुझे पहला साल अपना खत्म करना पड़ेगा मार्च में। अकाउंटिंग ईयर, मेरा अकाउंटिंग ईयर मार्च में मुझे खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक प्रिंसिपल है कि ये आपका अकाउंटिंग पीरियड मार्च में खत्म होगा ही होगा। उसके बाद मेरा जो इंस्टीट्यूट चलेगा वो पता है कब खत्म होगा, वो खत्म होगा अगले साल, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2017। तो मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड में बहुत ज्यादा डिटेल्स बता दी हैं। अगर आप इस पीरियड को काउंट करें 5 सितंबर से लेके 31 मार्च, तो यहाँ पे भी कितने मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स। और अगर आप इसको बात करें तो यहाँ पे कितने मंथ्स हो गए हैं, 12 मंथ्स। इसका मतलब अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का भी हो सकता है। क्या सर उससे स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉलर? यस, स्मॉलर भी हो सकता है। बेटा उत्कर्ष आपका डाउट था, अब आप बताएं मुझे, इज इट क्लियर टू यू? मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उत्कर्ष यस और नो? चलिए वेरी गुड उत्कर्ष। और आपके क्वेश्चन का आंसर टीएस ग्रेवाल सर की बुक में भी दिया हुआ है, जरा इसमें देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं एग्जैक्ट वर्ड दिखाता हूँ आपको बुक के अंदर, कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है जो आपकी लाइफ ऑफ बिजनेस है उसको स्मॉलर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 12 महीने के अंदर, स्मॉलर पीरियड के अंदर इसको डिसाइड किया गया है कि 12 महीने के लिए, इसे इसलिए बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको नॉलेज के लिए तो ये समझा दिया है, बट अभी स्टार्टिंग है आपकी 11th क्लास की। तो फॉर द सेक ऑफ 11th क्लास आप मान के चलना कि 12 मंथ्स का ही पीरियड होता है। बेटा मुझे ये बताएं, एनी डाउट्स? मैं अब आगे चलना चाहता हूँ आपके साथ। एनी डाउट सो फार? हमने आपके साथ कुछ बातें डिस्कस कर ली। नो, बच्चे कह रहे हैं NOP, नो। समीक्षा जैन, समीक्षा आपको डाउट है तो बेटा प्लीज, समीक्षा डाउट है तो आई अनम्यूट योर सेल्फ। समीक्षा, सर अगर जैसे कोई लेट बिजनेस स्टार्ट करता है और अकाउंटिंग पीरियड तो 31 मार्च को खत्म होना। आपका अकाउंट्स कहता है कि 1 अप्रैल को बिजनेस, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। आप चाहें तो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करें और उसको पूरे साल में एंड कर सकते हैं। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप में से कोई बिजनेस यहाँ स्टार्ट करता है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसका पहला साल यहाँ पे खत्म होना जरूरी है, तभी वो सबके बराबर चलेगा। अगर यहाँ स्टार्ट किया है तो यहाँ करना जरूरी है, तभी इंडिया के अंदर सबका सेम रूल होगा। क्योंकि 31 मार्च को दोस्तों आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो गवर्नमेंट वेट करेगी 31 मार्च का और सबका वेट करेगी। किसी ने बिजनेस अगर यहाँ स्टार्ट करा है तो उसका भी एंड कब होगा, यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए एक है। और अगर किसी का बिजनेस यहाँ स्टार्ट है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कहाँ वेट करेगी, यहाँ वेट करेगी। अब एक और क्वेश्चन, सबका एंड कहाँ होगा? एंड होगा 31 मार्च। अब एक बच्चा कहता है कि सर हमने बिजनेस अपना यहाँ स्टार्ट करा और कोविड की वजह से हमें बिजनेस जल्दी ही बंद करना पड़ा, एंड करना पड़ा। तो आप इस पीरियड की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, मगर गवर्नमेंट आपके पास इस दिन नहीं आएगी। आपको गवर्नमेंट के पास कब जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा 31 मार्च को। इसका मतलब गवर्नमेंट सबके लिए एक दिन फिक्स कर चुकी है, 31 मार्च। आपको उसी दिन गवर्नमेंट के पास अपने अकाउंट्स दिखाने होते हैं।
अगर ये साल खत्म भी हो जाता है तो भी आप अकाउंट्स कब दिखाओगे? 31 मार्च को। तो ये हमारा लास्ट कंक्लूजन था अकाउंटिंग पीरियड को लेके। नॉर्मली मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट, जो 11th क्लास के लिए एप्लीकेबल है वो ये है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर को हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं इंडिया के अंदर। ये जनरली स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होगा 31 मार्च, और सभी के लिए ये होता है। और इस पीरियड में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं? अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मैं आगे चलता हूँ। और मैं अब आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल डिस्कशन भी करने थी मुझे आपके साथ। बेटा हम आपके साथ चल रहे थे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पर, और मैं फटाफट एक क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का। और मैं आप बच्चों को असाइनमेंट भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस, बेटा सारे बच्चे उसको सॉल्व करना आप। ऐसी हमारी 3-4 क्लासेस और लगेंगी और आपका पूरा का पूरा बेस कवर हो जाएगा उसके अंदर अकाउंट्स का। ये हमारा क्वेश्चन है आपके साथ। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है 4, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, और मेरे पास बचे हैं अभी 22 मिनट्स, आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप पहले देख लें इसके अंदर क्या लिखा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ रखता हूँ। अब इसको आराम आराम से करेंगे जब तक मैं आपके साथ पहले एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन बना लूं। बेटा आप अपने लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूँ जल्दी जल्दी। मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहला कॉलम आता है सीरियल नंबर का। यहाँ पे हमने एक कॉलम बना दिया सीरियल नंबर का, लिख देते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देख लें, बाकी बच्चे अपने आप करेंगे। उसके बाद एक कॉलम बनता है ट्रांजैक्शंस का, यहाँ पे लिखी जाती हैं आपकी ट्रांजैक्शंस। कुछ नया भी सिखाना है मुझे इसके अंदर, तो इसलिए हम कुछ नई बातें भी करेंगे आपके साथ। और फिर हमने यहाँ पे एक और लाइन खींच दी, इधर लिखा हमने बड़ा बड़ा असेट्स। असेट्स इज इक्वल टू, यहां मैंने लिखा, पहले मैंने लिखा कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चलिए ये हमारा हो गया। आप में से किसी बच्चे ने ये नोटिस करा कभी, असेट्स में एस लिखा होता है, इसका मतलब बहुत सारी टाइप्स की असेट होंगे, इसलिए मैंने बहुत बड़ा कॉलम बनाया है। लायबिलिटीज में भी सर एस लिखा होता है, इसका मतलब लायबिलिटीज भी बहुत सारी हो सकती हैं, मगर सर कैपिटल में कभी एस नहीं लिखा होता। तो कैपिटल सिंपल एक ही रहेगी, सिंगुलर। ये दोनों बहुत सारी प्लूरल हो सकती हैं। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे 1, और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हमारे सामने रेडी है, और ये है सबसे पहली चीज। दोस्तों पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आप बच्चों को और क्लियरली दिखाई दे। चलिए ये हमें अब यहाँ तक एकदम, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। बिल्कुल सही, अब बिल्कुल सही आ रहा है एकदम। और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दोस्तों आपको पता है कैश में बिजनेस स्टार्ट करा है, यानी बिजनेस के अंदर क्या क्या आएगा? बेटा बिजनेस के अंदर क्या क्या आएगा? यहाँ पे लिखना है आपको ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट। और आप सबको पता है सबसे पहली चीज हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? हमारे बिजनेस में आ रहा है कैश।
जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश के अंदर आप क्या करोगे, कैश के अंदर आप करोगे प्लस 2 लाख। और कहाँ प्लस करोगे बेटा, फटाफट आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करें, और कहाँ प्लस करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे। तो कैश भी आ गया, और क्या आ गई आपके साथ, कैपिटल के अंदर आपने प्लस कर दिया। चेक करते रहो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यस, यहाँ भी 2 लाख है और यहाँ भी 2 लाख है। बिजनेस में कितना पैसा आ गया, 2 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, परचेज गुड्स। मैं अब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन मुझे लिख के भी दिखानी पड़ेगी आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड ट्रांजेक्शन, इसको और ऊपर कर लेते हैं। चलिए बेटा, आप रिवीजन भी करेंगे मेरे साथ साथ। परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में 60,000 और क्रेडिट में खरीदे हैं 1,50,000। तो अगर हमने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक कितना प्लस हो जाएगा, 60 का यहाँ खरीदा, 150 का वहां पे, टोटल स्टॉक कितना आ गया, 2,10,000। परचेज गुड्स, हमने स्टॉक खरीदा है टोटल 2,10,000 का। मगर आपकी जेब से कैश कितना जाएगा दोस्तों, जरा जल्दी बताएं, कैश कितना जाएगा। मैं चाहता हूं बेटा आप पार्टिसिपेट करेंगे जल्दी जल्दी, फटाफट, टाइम हमारे पास फ्रेंड्स कम है, जल्दी जल्दी बताएं कैश कितना जाएगा। समीक्षा जैन का आंसर आ गया कैश, वेरी गुड निधि। कैश कितना जाएगा, आपकी जेब से कैश जाएगा 60,000। मगर मैंने आपको बताया था, वेरी गुड संजू, जब हम क्रेडिट में खरीदते हैं, याद करो दोस्तों, जब हम क्रेडिट में कोई भी चीज खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, क्रेडिट में हम परचेज करते हैं, तब हमारे कौन बढ़ जाते हैं, आपका उधार बढ़ जाता है। यानी कौन बढ़ जाते हैं, क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। आपने उधार लिया है, वेरी गुड, क्रेडिटर बढ़ गए। कितने से क्रेडिटर बढ़ गए, 1,50,000 से। मुझे पता है स्टॉक तो पूरा बढ़ गया 2,10,000, थोड़ा सा कैश में खरीदा है, बाकी का उधार खरीदा है। ये कैश है और ये है उधार। क्रेडिटर हमारी क्या होती है, क्रेडिटर होती है हमारी लायबिलिटी। कैश क्या होता है, कैश होता है असेट। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स भी होते हैं हमारे असेट्स। इसी को जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मुझे यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा गुड्स का, मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया स्टॉक का, और मुझे यहाँ पे लायबिलिटी में एक कॉलम बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स का। चलिए अब जरा देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन शॉर्ट में लिखेंगे गुड्स, ज्यादा लंबी कहानी नहीं लिखनी, गुड्स परचेज्ड। चलिए पहले बताइए गुड्स कितने आ गए, 2,10,000 के। तो मैंने यहाँ पे लिखा गुड्स आ गए मेरे पास 2,10,000। कैश कितना चला गया, तो कैश में से हमने माइनस कर दिया 60,000, कैश चला गया 60,000। सर क्रेडिटर उधार पे खरीदे थे, लायबिलिटी बढ़ गई, तो मैंने लायबिलिटी बढ़ा दी, 1,50,000 से मैंने लायबिलिटी को बढ़ा दिया। चेक करें, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर टैली कर रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चेक कैसे करते हैं। इसको बोला जाता है, टीएस ग्रेवाल सर में बोलते हैं न्यू इक्वेशन। कैश हमारे पास 2 लाख में से 60,000 गया, तो कैश कितना बचा, 1,40,000। ये कैश है हमारे पास। स्टॉक कितना है, 2,10,000। 1,40 और 2,10,000। बेटा समझने पे ध्यान दें, 3,50,000 यहाँ आ रहा है, 3,50,000 इट्स इक्वल टू, कैपिटल है 2 लाख और क्रेडिटर्स हैं 1.5 लाख के। क्या सर यहाँ भी 3,50,000 आ रहा है, 2 लाख और 1.5 लाख? यस, तो बिल्कुल इक्वेशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब चलेंगे हम थर्ड ट्रांजेक्शन पर। मैंने आपको जो नया वर्ड सिखाना था, लास्ट क्लास वाला रिवाइज कराना था, वो ये था क्रेडिटर। थर्ड ट्रांजेक्शन। अब सर थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, सीधा मुश्किल ट्रांजेक्शंस करा रहे हैं आपको। बेटा आसान आसान बहुत करा ली। सोल्ड गुड्स, सेल करा है हमने, सोल्ड करा है, सोल्ड करा है कैश।
कैश में बेचा है 40,000। ध्यान से देखें यहाँ पे एक और वर्ड क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं गुड्स की कॉस्ट थी, गुड्स की कॉस्ट थी 40,000, आपने बेचा है 20% प्रॉफिट में। पहले मैं एक ट्रांजैक्शन की बात करता हूं बेटा। गुड्स की जो कॉस्ट थी 40,000। ध्यान से देखेंगे, सामान था 40,000 का, गुड्स 40,000 के गुड्स थे, 20% प्रॉफिट पे बेचा है। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में ये तरीका बताया था कि प्रॉफिट कितना है, 20%। 20% पे बेचा है, 20%। 40,000 का अगर आप 20% निकालते हैं तो आएगा 8,000। इसका मतलब आपने कितने में बेचा, 48,000 पे। धीरे धीरे दोस्तों ट्रांजैक्शन मुश्किल करता जाऊंगा, फोकस करना आराम से। मैंने क्या बेचा है, गुड्स बेचे हैं। जब गुड्स बेचेंगे तो मेरे पास जो गुड्स होंगे, गुड्स चले जाएंगे, गुड्स क्या हो जाएंगे, माइनस। पता है कितने का सामान चला जाएगा, 40,000 का सामान चला जाएगा। आप बस इतना बता दें कितना कैश आएगा, बी प्रैक्टिकल। 40,000 का सामान मैंने बेचा 48। बेटा क्या लगता है कितना कैश आएगा मेरे पास? मानसी कह रही है सर 40,000 ही कैश आएगा। बेटा मानसी सोचना है आपने, 40,000 का सामान मैं बेच रहा हूं 48,000। बेटा खुद सोचो, 40 का सामान 48 में बेचूंगा तो कैश 40 थोड़ी आएगा, कैश आएगा 48,000। वेरी गुड आतिशा जैन। बेटा कैश कितना आएगा, 48,000। और ऐसा करने से आपको प्रॉफिट हुआ, पता है कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? प्रॉफिट हुआ 8,000 का। सामान गया, कैश आया और आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं। पहले मुझे एक बार आप ये जल्दी से बता दीजिए क्योंकि ट्रांजैक्शन थोड़ी सी मुश्किल थी, क्या आपको ये बात समझ आई है? बेटा किसी बच्चे को डाउट्स? उत्कर्ष ने पूरा क्वेश्चन कर भी लिया। बेटा किसी बच्चे को इसमें डाउट? फटाफट बता दें फिर मैं, क्योंकि थोड़ी सी ट्रांजैक्शन मुश्किल थी। नो सर, जल्दी जल्दी बेटा, किसी बच्चे को डाउट है? मानसी आपका आंसर थोड़ा सा गलत था, ध्यान दें इसमें। चलिए गुड्स गए, अब हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। बेटा गुड्स तो असेट है, कैश भी असेट है, गुड्स भी असेट है, कैश भी असेट है। वेरी गुड सिया। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट ना ही असेट है ना ही लाइबिलिटी है दोस्तों, प्रॉफिट। वेरी गुड समीक्षा। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? छवि फटाफट आंसर देंगे आप, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? तुष्टि का आंसर, वेरी गुड तुष्टि, वेरी गुड। प्रॉफिट कहाँ जाता है? आप बच्चों को याद है प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल के अंदर जाता है। वेरी गुड। इसका मतलब ये हमें सब समझ आ गया। अभी मगर ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, आगे कुछ और भी लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स, अब आपने उधार पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। सामान था 72 का और प्रॉफिट पे बेचा है 25,000। इसका मतलब जब गुड्स सोल्ड करे हैं, बस डिफरेंस पता है क्या है? अब उधार पे बेचे हैं, बस आप चेक करना क्या डिफरेंस नजर आएगा आपको। बेटा दोस्तों डिफरेंस पे चेक करना जरा। कॉस्ट था 72,000, बस उधार का मतलब ये होता है कि आपको कैश नहीं मिलेगा। प्रॉफिट है 25%। वेरी गुड नकुल, नकुल ने बता दिया सर 25% है। तो 72,000 का 25% कितना होता है? उत्कर्ष कह रहा है सर 18,000 होता है। 72,000 का 25% होता है 18,000, यानी 72 का सामान था और आपने पता है कितने में बेच दिया? आपने बेच दिया 90,000। बट आपने जो बेचा है, अब आपकी जेब में कैश नहीं आएगा क्योंकि आपने किस में बेचा है? क्रेडिट पर। दोस्तों जब क्रेडिट पे बेचते हैं तो मैंने आपको एक नई टर्म बताई थी। वेरी गुड उत्कर्ष। मैंने आपको बताया था उसे क्या बोला जाता है? डेटर। लास्ट क्लास में हमने एक तो ये सीखा था क्रेडिटर और एक हमने ये सीखा था डेटर। जब सामान बेचते हैं तो क्या बन जाते हैं? डेटर। तो बस कैश की जगह चेक
करें, हल्का सा डिफरेंस आएगा बस, और कुछ नहीं है। गुड्स कितने के गए? गुड्स चले गए 72,000 के। कैश की जगह बस क्या लिख रहा हूं मैं? अब मैं लिख रहा हूं डेटर। हल्का सा डिफरेंस है, कैश की जगह डेटर। डेटर पता है कितने के बढ़ जाएंगे? 90,000 के। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 18,000। इस क्लास को थोड़ा सा हमने ट्रांजेक्शन मुश्किल करी है। क्लास रिकॉर्डेड है, अगर आप बच्चे दोबारा देखना चाहें तो दोबारा से समझ सकते हैं। सारे पुराने पॉइंट्स रिवाइज हो गए। गुड्स एक असेट है, कैश की जगह क्या लिख दिया? डेटर। डेटर भी क्या है? एक असेट है। और प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। और अब इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। बेटा आप मेरी बात सुने, अगर आप में से किसी बच्चे की 4 o'clock क्लास है तो आप 4 o'clock लीव कर जाना, अदरवाइज मुझे 5 मिनट्स और लग जाएंगे क्लास के अंदर। तो मैं जरा इस ट्रांजेक्शन को फटाफट यहाँ डाल देता हूँ। थर्ड ट्रांजेक्शन थी गुड्स सोल्ड। और जिन बच्चों की क्लास नहीं है अभी तो वो मेरे साथ 5 मिनट्स और एक्स्ट्रा बैठेंगे। गुड्स कितने कितने गए? 40,000 के यहाँ चले गए और 72,000 के यहाँ चले गए गुड्स। तो हम गुड्स में से क्या करते हैं? गुड्स में से मैंने, बेटा अभी मैं डाउट लूंगा आप बच्चों का, जिसको डाउट है अभी आप लिख लीजिए, उसमें मैं डाउट लूंगा आपके। गुड्स भी चले गए 40,000 के और यहाँ पे कितने के चले गए? 72,000। ये गुड्स चले गए हमारे। कैश कितना आया है? 48,000। तो मैंने कैश में प्लस कर दिया 48,000। और मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा डेटर। डेटर हमारी होती है असेट। डेटर कितने के आ गए? 90,000। तो डेटर में हम प्लस कर देते हैं 90,000। और देखते हैं, प्रॉफिट यहाँ भी था 8,000 और प्रॉफिट यहाँ था 18,000। तो मैं कैपिटल में प्लस कर देता हूँ। पहले मैंने प्लस करा 8,000, फिर मैंने प्लस करा 18,000। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई खत्म पूरी की पूरी। और अगर आप चाहते हैं तो आपको दोबारा से हम एक बार टैली करके दिखा सकते हैं। चलिए ये मैं आपको दोबारा से एक बार टैली करके दिखा देता हूँ हमारी न्यू इक्वेशन। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों का टोटल ये था 1,40,000 और 48। तो ये आ गया 1,88,000। यहाँ चलते हैं स्टॉक। 2,10,000 का था, दो दो बार सामान चला गया। कितना कितना आ गया है एक बार देख लेते हैं। 2,10,000 माइनस 40,000 माइनस 72,000। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास गुड्स पड़े हैं, स्टॉक पड़ा है 98,000 का। और आपको डेटर से पैसा लेना है 90,000 रुपये भी आपको लेना है किसी से। इसका टोटल अब इनके टोटल के बराबर होना चाहिए। 2,08,000 और 18,000, ये कितना हो गया? 2,26,000 और 1,50,000। तो ये इक्वेशन आपकी टैली होनी चाहिए। इसका टोटल आ रहा है 3,76,000। और इसका हम करके देख लेते हैं जरा, क्या इसका 3,76,000 आ रहा है? यस, इनका भी टोटल कितना आ रहा है? 3,76,000। हमारा ये भी खत्म। लास्ट ट्रांजेक्शन बची 4 ट्रांजेक्शन। मुश्किल ट्रांजेक्शन थी, एक बच्चे का डाउट था, पहले वो ले लेते हैं फटाफट। उत्कर्ष का आंसर इक्वेशन टैली करके उत्कर्ष, और कशिश छवि का आंसर सही था। कशिश सचदेवा, सर प्रॉफिट में भी तो कैश आ रहा है तो ये असेट में आना चाहिए। चलिए कशिश अभी आपके वाला पॉइंट में ले लेता हूँ, ठीक है? पहले मैं इसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूं। लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? लास्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है रेंट पे करा है। पे करा है दोस्तों रेंट। और रेंट हमारा पता है क्या है? एक्सपेंस है। वेरी गुड नकुल, बेटा एक्सपेंस है रेंट। जब पे करेंगे रेंट, रेंट एक्सपेंस है, आप यहां से माइनस करेंगे 5,000। एक्सपेंस कहां से माइनस होते हैं? कैपिटल से। वेरी गुड। और सर जब पे करेंगे तो क्या हमारी जेब से कैश जाएगा? यस, हमारी जेब से कैश भी जाएगा और एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? कैपिटल में। वेरी गुड छवि। तो ये हमारा आ गया रेंट पेड।
और इसके साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। दोस्तों ये टैली होना चाहिए, अगर आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन ये टैली होनी चाहिए लास्ट। अब मैं यहां से करता हूं। हमारे पास कैपिटल कितनी बची, 2,21,000। लाइबिलिटी कितनी है, 1,50,000। यहां देखते हैं, ये लास्ट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनल इक्वेशन। अब ये न्यू इक्वेशन नहीं है, ये कौन सी है, फाइनल इक्वेशन। कैश कितना बचा, 1,83,000। आपके पास गुड्स कितने बचे, 98,000 के। डेटर कितने हैं, 90,000। एक बच्चे ने मुझे बता भी दिया, मैं फिर भी जरा टैली कर लेता हूँ एक बार। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं, 183,000 प्लस 98,000, समीक्षा जैन प्लस 90,000। वेरी गुड बेटा, ये आ रहा है टोटल 3,71,000। मैं आपको क्लास वर्क पीडीएफ भेज दूंगा, आप सब बच्चे आराम से नोटिंग करना, और फिर अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो हम आपके साथ व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपके साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस आपके डाउट्स। तो ये हमारा टैली कर गया अकाउंटिंग इक्वेशन, 3,71,3,71 हमारा टैली कर गया असेट्स एंड लायबिलिटीज। मुझे आपको क्या बताना था, नया चीज क्या बतानी थी। 2 मिनट रह गए हैं आज की क्लास में। एक बच्चे का डाउट है और एक नया चीज मुझे आपको सिखानी थी, बेटा उसको समझे। आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल थी, इस पॉइंट को मैं दोबारा से भी आपको समझाऊंगा। आपको जब आपकी 11th क्लास खत्म हो जाएगी दोस्तों, जब 11th क्लास खत्म होगी ना उस दिन, इट मीन्स 31 मार्च की बात हो रही है। 31 मार्च में आपको बोला जाता है कि आप बनाओ एक बैलेंस शीट। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा डिटेल में, अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बोला जाएगा लास्ट में क्या बनाओ, बैलेंस शीट। यानी ऐसी शीट एक ऐसी शीट जो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और उसका फॉर्मेट होता है यहाँ पे आती हैं असेट्स और यहाँ पे आती हैं आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज। ये इसका फॉर्मेट होता है, अभी कुछ और नहीं बताया मैंने। आपको सारी असेट्स लिस्ट बना के लिखनी पड़ती हैं। ध्यान से देखो, मेरे पास कितनी असेट है, 1 2 3। तो मैं यहाँ पे असेट लिखूंगा कैश, दूसरा है स्टॉक, तीसरी असेट है डेटर। डेटर वो होते हैं जिनसे आपको पैसा मिलता है। कैश कितना है, यहाँ पे कैश है मेरे पास आखिरी दिन 183। स्टॉक में कितना पड़ा है सामान, बेटा आपके बिजनेस में स्टॉक पड़ा है 98। डेटर, किन लोगों से आपको पैसा लेना है और कितना लेना है, 90,000। और इसको हम करेंगे टोटल, तो टोटल आएगा 3,71,000। तो मैंने आपको बैलेंस शीट बताई। इधर क्या आता है, कैपिटल और लायबिलिटी। तो चेक करते हैं, ओनर की कैपिटल, मालिक का कितना पैसा है। चेक करें कैपिटल कितनी आ रही थी, 2,21,000। ये है ओनर की कैपिटल। और हमारे पास कुछ लोगों से आपने उधार लिया था, क्रेडिटर थे जिनसे आपने सामान खरीदा था उधार पे, वो हमारी हो गई लायबिलिटी। और इसको भी टैली करते हैं, 3,71,000। और सर अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तो आप इस पे लगाते हो डबल लाइन। दिस इज अ बैलेंस शीट। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इन्हीं पॉइंट्स के साथ दोबारा से डिस्कस करूंगा, जिससे आपकी कमांड बन जाए इस टॉपिक के ऊपर। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।